नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे और बेहतर होंगे। मैं संतोष सर आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल द ग्रेविटी एकेडमी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल हम लोगों ने मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में चर्चा किया था। मनोविज्ञान के विकास क्रम के दौरान हम लोगों ने देखा कि जो मनोविज्ञान है वह अपने आप को कैसे विकसित करता है, या यूँ कहें कि एक स्वतंत्र विषय के रूप में कैसे स्थापित होता है। तो हमने कल आपको बताया कि सबसे पहले मनोविज्ञान जो है आत्मा के विज्ञान के रूप में आया था 16वीं शताब्दी में। आत्मा का विज्ञान कहलाया 16वीं शताब्दी में। आत्मा के विज्ञान के बाद इसका एक नया नाम पड़ा और वह पड़ा मन का विज्ञान, और यह मन का विज्ञान पड़ा 17वीं शताब्दी में। कहा कि यह दोनों परिभाषाओं को, इन दोनों जो विज्ञान मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं दी हैं, इन दोनों का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। कहा कि आत्मा का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। आत्मा का विज्ञान लेके कौन आया था, तो मैंने आपको कल बताया अरस्तु लेके आया था आत्मा का विज्ञान, और भी कई लोग थे। कहा कि अरस्तु के साथ था प्लेटो था, डेकार्टे था, रुडोल्फ गोयस्की था, जो इसको आत्मा का विज्ञान मानते हैं। हमने कल आपको बताया कि मनोविज्ञान जो है, एक चीज याद रखिएगा, कहा कि यह जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने माना, और आत्मा का रंग रूप क्या है इसकी व्याख्या सही ढंग से नहीं हो पाई, इसलिए यह परिभाषा अस्वीकार कर दिया गया। कहा कि इस आत्मा शब्द के बारे में अगर बात किया जाए तो आया कहाँ से, तो मैंने कल आपको बताया था कि यह जो साइकोलॉजी शब्द है, इस साइकोलॉजी शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है अब तक दो लोगों के द्वारा किया गया है। कहा किसके द्वारा, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है गैरिक और एक है पेम्पोनाजी। ये दो लोग हैं जो इसका वर्गीकरण करते हैं। गैरिक ने इस साइकोलॉजी शब्द को बताया कि यह जो है साइकी और लोगस शब्द से बना है। यहाँ पर साइकी का अर्थ आत्मा इसने बताया था, और लोगस का अर्थ जो है विज्ञान बताया, अर्थात अध्ययन का तरीका बताया, अर्थात आत्मा का विज्ञान बताया। कहा है किसी विकास क्रम में जब यह परिभाषा अस्वीकारीकरण कर दिया गया तो 17वीं शताब्दी में इसे मन का विज्ञान कहा गया, और मन का विज्ञान कहने वाले में सबसे पहला जो व्यक्ति आता है उसका नाम है पेम्पोनाजी। कहा कि पेम्पोनाजी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले बताया कि यह जो है मनोविज्ञान आत्मा नहीं बल्कि मन का विज्ञान है। और यह दूसरा व्यक्ति था जिसने आपके इस साइकोलॉजी शब्द का क्या किया था, कहा कि वर्गीकरण किया था, और इसने बताया था कि यह जो है दो शब्द से मिलकर बना है। कहा कि एक साइकी है जिसका अर्थ होता है मन, और एक है लोगस जिसका अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, एक प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किसने किया था, गैरिक ने किया था। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण करने वाले निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, तो याद रखिएगा गैरिक और पेम्पोनाजी है। लेकिन एक प्रश्न आपसे यहाँ से पूछता है कि साइकी का अर्थ होता है, और आपके जो ऑप्शन होंगे वो 4 होंगे। पहला होगा आपका आत्मा, दूसरा होगा मन, तीसरा होगा आपका चेतना, चौथा अगर हो जाता है व्यवहार। दोनों ए और बी आपका जो ऑप्शन हो जाता है ए और बी, तो फिर आपका जवाब यहाँ पे होगा ए और बी, आत्मा और मन दोनों। क्योंकि आत्मा बताया था आपके गैरिक महोदय ने, वहीं साइकी का मन बताया था आपका पेम्पोनाजी। लेकिन 17वीं शताब्दी में यह परिभाषा आई मन का विज्ञान, और मन का स्वरूप क्या है, मन अमूर्त है। कहा कि एक बात पूछा गया और वह बताया गया मन अमूर्त है, मन का कोई स्वरूप नहीं, रंग नहीं, इसलिए
यह भी, जहाँ पर जो वस्तु अमूर्त होती है, इस अमूर्त वस्तु का विज्ञान में वस्तु का जो है कहते हैं कि विज्ञान में क्या नहीं किया जा सकता, कहा विज्ञान में प्रयोग नहीं किया जा सकता। और विज्ञान जो है प्रयोगात्मक विषय वस्तु पर आधारित है, क्योंकि बिना प्रयोग के विज्ञान में कभी भी सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं हो सकता। और यहाँ पर मन अमूर्त है, जिसके सिद्धांतों का दोबारा सत्यापन नहीं किया जा सकता, इसलिए अमूर्त होने के कारण मन के स्वरूप, रंग इत्यादि का स्पष्टीकरण न हो पाने के कारण यह भी परिभाषा अस्वीकार कर दिया गया और कहा गया कि यह जो है मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं हो सकता है। दोस्तों आगे मैं बात करूं आपसे इसी के विकास क्रम में, कहा कि आत्मा का विज्ञान कहलाया, मन का विज्ञान कहलाया, और इसी तरीके से वह अपने निरंतर गति से आगे बढ़ता है। 18वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान जैसे का तैसा चलता रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी में कहा कि 19वीं शताब्दी में एक नई परिभाषा निकल के सामने आई और कहा गया कि यह जो मनोविज्ञान है ना, यह मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो कहते हैं कि यह मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। कहा कि मनोविज्ञान को यहाँ पर किसका विज्ञान माना गया, तो कहते हैं कि चेतना का विज्ञान माना गया। कहा चेतना का विज्ञान, और चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन कौन लोग थे, तो कहते हैं चेतना का विज्ञान मानने वाले लोग में एक व्यक्ति है जिसका नाम है विलियम उन। कहता है कि विलियम उन। उसके बाद इसके समर्थक थे जिनका नाम है विलियम जेम्स। कहा कि जेम्स सली, एक और विद्वान है जिसका नाम है जेम्स सली। कहा कि ये सारे मनोवैज्ञानिक विलियम उन, जेम्स सली, वाइस और एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है टिचनर। कहा कि यह सारे के सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भैया मनोविज्ञान ना ही आत्मा का विज्ञान है, ना ही मन का विज्ञान है, बल्कि यह किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान। प्रश्न उठता है कि चेतना है क्या, चेतना कहते किसको है। कहा कि भाई देखो चेतना है क्या, चेतना किसको कहते हैं। इसी चेतना को परिभाषित करने के लिए या यूं कहा जाए कि इसी चेतना को बताने के लिए सबसे पहले मनोविज्ञान में एक प्रयोगशाला की स्थापना होती है, और वह किया जाता है किसके द्वारा, कहा कि विलियम उंड के द्वारा। कहा कि 1879 ईस्वी में, कहा 1879 ईस्वी में, कहा कहाँ पर, तो कहा कि एक शहर जगह है, कहा कि जर्मनी। कहा कि जर्मनी में एक शहर है जिस शहर का नाम है लिपजिंग विश्वविद्यालय। कहा कि लिपजिंग शहर। कहा कि पहले यह लिपजिंग विश्वविद्यालय था, जो वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो लिपजिंग शहर में एक यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी को कहते हैं कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। इसी कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में 1879 ईस्वी में विलियम उंट महोदय ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की और मनोविज्ञान में एक प्रयोग किया, और प्रयोग करके मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में लाने का काम किया। मैं आपको बता दूं कि इसी विलियम उंट को जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि विलियम उंट ने ही 1880 ईस्वी में विलियम उंट के प्रयोग के द्वारा, विलियम उंट के प्रयास के द्वारा 1880 ईस्वी में यह जो है मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में अपनी पहचान बना पाया। क्योंकि अब तक मनोविज्ञान जो है इससे पहले दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में काम करता था, उसके बाद प्रयोग इसमें नहीं हो पा रहा था, इसलिए आत्मा अमूर्त था, मन अमूर्त था, इसलिए यह कोई विज्ञान की शाखा के रूप में या विज्ञान के रूप में स्थापित नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पर 1879 ईस्वी में विलियम
उन्ट ने लिपजिंग शहर के कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की और वहां पर स्थापना करके मनुष्य के चेतना का अध्ययन करना प्रारंभ किया। कहा कि मनुष्य की चेतना का जब उन्होंने अध्ययन करना प्रारंभ किया तो उससे पता चलता है कि भाई मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। कहा कि चेतना होती क्या है, तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूं कि चेतना क्या होती है, उसके बारे में विलियम उन्ट एक बात कहते हैं। चेतना क्या है, तो देखिए विलियम उन्ट कहता है कि चेतना क्या है। जैसे मान लीजिए चेतना को ही विलियम उन्ट एक और शब्द देता है, इसके अध्ययन का आधार है ये क्या, कहा कि विलियम उन्ट ने चेतना को एक शब्द दिया, वो कहते हैं कि संवेदना। चेतना या संवेदना यह है क्या, कहा कि मनुष्य जब किसी वस्तु को देखता है तो उसके अंतःकरण में एक जागृति उत्पन्न होती है और इस चेतना या संवेदना का अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक विधि का निर्माण किया जिसको कहते हैं अंतर्दर्शन विधि। और यह कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि अंतर्दर्शन विधि का जनक कौन है, तो अंतर्दर्शन विधि का जनक है विलियम उन्ट। अर्थात अंतर्दर्शन विधि है क्या, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने यह एक वस्तु दिखाऊं और मैं आपसे पूछूं कि यह वस्तु क्या है, तो आप जो है तुरंत उस वस्तु के प्रति क्या हो जाते हैं, चेतन अवस्था में आ जाते हैं। उस वस्तु के प्रति आपके अंदर एक संवेदना आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बात करूं, बताओ जैसे आप ये हो, ठीक है, कहा कि आप ये हो, ठीक है, और आपके ऊपर जैसे ही कोई वस्तु गिरती है आकर के, जैसे ही आपके ऊपर कोई वस्तु गिरी है तो वस्तु के गिरने के बाद आप तुरंत आपके अंदर एक जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता है क्या, संवेदना उत्पन्न होता है। कहा कि यही संवेदना उत्पन्न होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कहा इसी को हम चेतना कहते हैं। अर्थात इस संवेदना या इस चेतना के फलस्वरूप हम उस विषय वस्तु के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, इसी को हम कहते हैं चेतना। अर्थात अगर आपसे कोई पूछता है कि चेतना क्या है, तो हम सीधे सीधे कहते हैं कि भैया देखिए, कहा कि चेतना क्या है, तो इसके बारे में वो कहते हैं कि चेतना, कहा कि मनुष्य का अंतःदर्शन, अर्थात चेतना वह है जिसमें मनुष्य किसी भी विषय वस्तु को आंतरिक रूप से देख करके परिभाषित करने का काम करता है। ये बताया किसने, विलियम उन्ट ने। अर्थात मानव की चेतना की अवस्था का अध्ययन करने का प्रारंभ किया गया कब, 1879 ईस्वी में, और यह प्रयास इसके द्वारा किया गया विलियम उन्ट के द्वारा एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करके। कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, और इसी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की अगर बात की जाए तो कहा कि भारत में भी एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी सेनगुप्ता के द्वारा। कहा कि सेनगुप्ता जो है 1915 ईस्वी में भारत में कलकत्ता में, कहते हैं कि भारत में कलकत्ता में उन्होंने जो है मनोवैज्ञानिक प्रथम भारतीय मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अर्थात मनोविज्ञान के अंदर जो है प्रयोग का कार्य प्रारंभ हुआ विलियम उन्ट के प्रयास के फलस्वरूप। इसीलिए विलियम उन्ट के प्रयास के फलस्वरूप मनोविज्ञान में प्रयोग का कार्य प्रारंभ हुआ, इसलिए विलियम उन्ट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और इन्होंने मनुष्य की चेतना का अध्ययन अंतर्दर्शन विधि से करने का प्रारंभ किया, इसीलिए इनको अंतर्दर्शन विधि का जनक जाना जाता है। और अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत मनुष्य के सामने जब कोई विषय वस्तु इत्यादि प्रस्तुत की जाती है, उसके फलस्वरूप को उसके प्रति संवेदना उत्पन्न करता है, उसके प्रति उस चेतन अवस्था में आ जाता है, और इसी के आधार पर मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। विलियम उन्ट के इस परिभाषा को भी, इन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। कहा क्यों, कहा कि इस परिभाषा का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। कहा कि भाई क्यों कर दिया गया, इसके पीछे भी कारण था। कहा क्या कारण था, कहा कि भैया देखो, कहा गया कि सिगमंड फ्रायड चेतन, अचेतन, अर्धचेतन तीन अवस्थाओं की बात करते हैं। कहा कि जो मनुष्य का मन है चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, तीन प्रकार के मन है। और यहाँ पर बस एक की बात की जाती है, चेतन अवस्था की बात की जाती है, जबकि
एक अवस्था है अचेतन और एक अवस्था है अर्धचेतन। कहा कि इन तीन अवस्थाओं में से कभी भी एक अवस्था का अध्ययन करके संपूर्ण मानव का अध्ययन करना संभव नहीं है। और इस आधार पर यह परिभाषा भी नकार दी गई कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान। चेतना शब्द का सबसे जो देखा जाए तो विरोध किया था विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल की बात हम लोग आगे करेंगे। उन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कहा कि इस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजी। कहा कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखते हैं विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल कहते हैं कि भाई देखो, मनोविज्ञान में चेतना जैसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। अर्थात चेतना को उन्होंने बुरा शब्द कहा और इसका विरोध किया। यह भी एक बात थी कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान अस्वीकार कर लिया गया। दूसरी चीज कहते हैं कि इसको यह भी बताया गया कि मनुष्य के सिर्फ चेतन पक्ष का अध्ययन करके संपूर्ण उसकी जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है चेतन अनुभूति के साथ साथ उसके कुछ जो है आंतरिक विचारधाराएं भी होती हैं। तो मनुष्य के सिर्फ बाहरी या चेतन अवस्था का अध्ययन नहीं किया करके उसको समझा नहीं जा सकता, बल्कि उसके अंतर दर्शन यानी कि उसके जो है आंतरिक विचारधारा को भी जानना जरूरी है। आर्थिक भाग का अध्ययन कर लेता है, ठीक है। तो मनुष्य की चेतना, कहा कि चेतना केवल मनुष्य के किसका, ये जो चेतना है विलियम मोंटे कहते हैं कि चेतना का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है, वो कहते हैं कि अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से। तो कहा इस चेतना में अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से हम मनुष्य के सिर्फ किसका अध्ययन कर सकते हैं, तो कहा कि आंतरिक रूप का अध्ययन कर सकते हैं, जबकि मनुष्य का एक और रूप होता है और वह रूप होता है बाह्य रूप। बिना मनुष्य के बाह्य रूप को समझे पूर्ण रूप से उसको समझ पाना संभव नहीं है। इस आधार पर भी इस परिभाषा को पूरी तरीके से नकार दिया गया। इस तरीके से मनोविज्ञान की यह भी परिभाषा अधूरी रह गई और यह भी 19वीं शताब्दी के अंत तक यह भी परिभाषा पूरी तरीके से नकार दी गई। इसके बाद मनोविज्ञान के विकास क्रम का एक नया दौर आता है और इस दौर को लेकर आते हैं अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है जेबी वाटसन। वाटसन महोदय आते हैं और जेबी वाटसन कहते हैं कि यह जो मनोविज्ञान है ना, यह मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। जेबी वाटसन कहा कि मनोविज्ञान को अब बताया गया, कहा यह जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को बताया कि यह जो है व्यवहार का विज्ञान है। कहा कि व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। कहा कि व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहार का। कहा कि व्यवहार का विज्ञान बताने वाले में से कौन कौन लोग थे, तो कहा कि देखिए पहला व्यक्ति था जिसका नाम है वाटसन महोदय। उसके बाद एक और व्यक्ति आता है, हमने थोड़ी देर पहले मैकडूगल। कहा कि एक वाटसन है, मैकडूगल है, उसके बाद स्किनर है, उसके बाद हल है, उसके बाद जो है पावलाव है। कहा कि वाटसन, मैकडूगल, स्किनर, हल, पावलाव, थॉर्नडाइक, ये सारे मनोवैज्ञानिक एक स्वर में कहते हैं कि भैया वुडवर्थ एक व्यक्ति और है वुडवर्थ। ये सारे कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है ना व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार का विज्ञान कैसे है, क्यों है, इसके बारे में। लेकिन एक बात मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, यहाँ पे दो प्रश्न पूछता है आपसे। पहला एक प्रश्न पूछता है, कहता है व्यवहार शब्द का प्रयोग, ठीक है, व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछता है कि किसने किया, व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं
कि भैया व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान वाटसन ने बनाया होगा, तो दिमाग में आ जाता है कि शायद इसी ने ही किया होगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? कहा कि विलियम मैकडूगल ने। कहा कि विलियम मैकडूगल। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैकडूगल जिसने चेतना का विरोध किया था। विलियम मैकडूगल अपनी एक पुस्तक लिखता है, पुस्तक का नाम हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। उस पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कहा कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक में ही सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया किसने? जेबी वाटसन ने। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना का जो विरोध किया किसने? मैकडूगल। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि व्यवहार शब्द का जनक कौन है? तो व्यवहार शब्द का जनक हो गया विलियम मैकडूगल। और अगर यही प्रश्न आपसे पूछ दे व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो व्यवहारवाद का ये जनक कौन है? तो व्यवहारवाद का जनक कौन है भैया? तो आपका जवाब हो जाएगा जेबी वाटसन। ठीक है, व्यवहारवाद इसकी स्थापना किया इन्होंने 1912-13 में। और इन्होंने इसी समय एक पुस्तक कहा कि व्यवहारवाद की स्थापना किया इन्होंने कब? कहा कि भैया देखो व्यवहारवाद की नींव इन्होंने डाली। कहा कि 1912-13 में इन्होंने व्यवहारवाद की नींव डाली। व्यवहारवाद की नींव डाली किसने? जेबी वाटसन ने नींव डाली। ठीक है, और उसके बाद 1924 ईस्वी में एक पुस्तक लिखते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद नामक 1924 ईस्वी में जेबी वाटसन ने एक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि भैया देखिए व्यवहार क्या है, इसकी परिभाषा इन्होंने दिया। कहा कि जेबी वाटसन महोदय व्यवहारवाद नामक पुस्तक लिखते हैं, 1924 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और इस पुस्तक में ही सबसे पहले जो है सबसे पहले इस शब्द के बारे में व्यवहार शब्द की परिभाषा दी गई कि व्यवहार क्या होता है। व्यवहार की परिभाषा इन्होंने इस पुस्तक में दिया और उन्होंने कहा कि मानसिक स्थिति का बाह्य स्वरूप जो होता है वही व्यवहार होता है। अर्थात अगर यहाँ पर देखा जाए कि व्यवहार की परिभाषा की बात अगर की जाए, व्यवहार की परिभाषा, तो कहा कि सबसे पहले 1924 में व्यवहारवाद नामक एक पुस्तक लिखा जाता है जेबी वाटसन के द्वारा। और इसमें दिया जाता है कि व्यक्ति के मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। कहा कि व्यक्ति के मानसिक स्थिति का बाह्य रूप ही क्या है? व्यवहार है। अर्थात मनोविज्ञान जो है इस व्यवहार का अध्ययन करता है। और यह जो व्यवहार है यह बाह्य रूप है, इसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं। और यह जो व्यवहार है ना, यह व्यवहार सिर्फ जो बाह्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है, कहा कि सिर्फ मानव के द्वारा ही नहीं बल्कि पशुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, इन सबके हम बाह्य व्यवहार को या बाह्य स्वरूप को या बाहरी क्रियाकलापों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने, ठीक है, तो हमने आपसे कहा कि भाई देखो 1908 ईस्वी में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। और विलियम मैकडूगल के इस व्यवहार शब्द को परिभाषित किया किसने? जेबी वाटसन ने। जेबी वाटसन ने इसकी परिभाषा क्या दी? मानसिक स्थिति का बाह्य रूप ही क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। और इसी के आधार पर 1912-13 ईस्वी में व्यवहारवाद की नींव डालते हैं और 1924 ईस्वी में एक विज्ञान स्थापित करते हैं और मनोविज्ञान को व्यवहारवाद की स्थापना करके मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। और इनका समर्थन किया जेबी वाटसन, मैकडूगल और स्किनर, हल तथा कॉलम। इसी के आधार पर विलियम मैकडूगल की एक परिभाषा, विलियम मैकडूगल के अनुसार एक परिभाषा आती है जो है मनोविज्ञान की। और परिभाषा क्या है कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। जबकि जेबी वाटसन ने कहा था कि मुझे कुछ बालक दे दो
या मुझे तुम एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे वो बना दूंगा। और यह किसके आधार पर बनाएंगे? उसके व्यवहार के आधार पर, अर्थात यह व्यवहार का विज्ञान आया बनके जे.बी. वाटसन लेके आए, व्यवहारवाद के जनक कहलाए। तो ये था विकास क्रम, जिसको आज भी मनोविज्ञान का आधार मान करके मनोविज्ञान में व्यवहार के, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने का काम किया जाता है। इसी विकास क्रम के आधार पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम वुडवर्थ। विकास क्रम के आधार पर एक बात कहता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मनोविज्ञान के विकास क्रम के आधार पर विलियम वुडवर्थ कहता है कि भैया ये जो मनोविज्ञान है, विलियम वुडवर्थ, यह कथन है विलियम वुडवर्थ विकास क्रम के संदर्भ में एक कथन कहता है। क्या कथन कहता है? कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम, कहता है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम क्या किया? कहा कि आत्मा, ठीक है, कहा कि आत्मा को त्यागा, ठीक है, कहा कि मन को छोड़ा, चेतना को खोया, चेतना को खोया। और फिर कहते हैं कि व्यवहार को अपनाया, और आज भी इसी व्यवहार को अपना करके मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार माना गया, व्यवहार की विधि को स्वीकारा गया और कहा गया कि मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है, न ही मन का विज्ञान है, न ही चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान अगर व्यवहार के विज्ञान है तो वह है व्यवहार का विज्ञान। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, और इसको मानने वाले, इसको स्थापित करने वालों में जो सबसे बड़ा सहयोग जाता है वह जे.बी. वाटसन को, जिन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना की 1924 ईस्वी में और अपनी एक पुस्तक लिखा व्यवहारवाद, और उसी पर जो पुस्तक का आधार था वह व्यवहारिक क्रियाकलाप था, व्यवहार के सिद्धांत थे, और उसी के आधार पर आज मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। यह व्यवहार शब्द विलियम मैकडूगल लेके आए अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, जिस पुस्तक में उन्होंने चेतना का विरोध करते हुए कहा था कि चेतना एक बुरा शब्द है। और इन्हीं विकास क्रम के आधार पर मनोविज्ञान के संदर्भ में विलियम वुडवर्थ का यह कथन आता है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, मन को छोड़ा, चेतना को खोई और व्यवहार की विधि को अपनाया, और उसी के आधार पर आज मनोविज्ञान का जो है अध्ययन किया जाता है। तो ये था आपके मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान के इस विकास क्रम में एक छोटी सी बात और आ जाती है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को कहा, लेकिन कुछ उत्तर, यानी हमने कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोवैज्ञानिक आते हैं और वो कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है ना आपके थोड़ी सी 2 मिनट और आपको लगेंगे। कहा कि यह जो है आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहा कि यह आधुनिक मनोवैज्ञानिक कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है ना सिर्फ व्यवहार का विज्ञान नहीं है। वो क्या कहते हैं? एक है एटकिंसन एंड एटकिंसन, एक मनोवैज्ञानिक ये है एटकिंसन एंड एटकिंसन, एक है स्मिथ और एक है हिलगार्ड, एक है स्मिथ और एक है हिलगार्ड। ये मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इनके अनुसार ये कहते क्या है? यह जो मनोविज्ञान है, ये कहते हैं यह जो मनोविज्ञान है यह जो है व्यवहार, ठीक है, और प्लस कहते हैं कि यह व्यवहार के साथ साथ जो है इसका, तो कहते हैं कि व्यवहार के साथ साथ मानसिक चिंतन का भी अध्ययन करने वाला विज्ञान, क्योंकि मनुष्य के सिर्फ मनुष्य का जो बाहरी व्यवहार होता है ना
वह आंतरिक चिंतन के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात इन दोनों पक्षों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको हम जो है मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। इसमें और भी जैसे मॉर्गन, फिंगर, स्विज, स्कोपनर, ये सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि मनोविज्ञान सिर्फ व्यवहारिक नहीं बल्कि मानसिक चिंतन का भी अध्ययन करता है। तो ये था मनोविज्ञान का विकास क्रम, ये थे मनोविज्ञान के विकास क्रम की अवधियाँ 16वीं, 17वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी। और ये सारे मनोवैज्ञानिक, यहाँ से कई क्वेश्चन, कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको यहाँ तक जो अभी तक पढ़ाया हूँ इन सारे जगहों से एक क्वेश्चन सीरीज और एक ग्राफ मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, जहां पर आपको एक ग्राफ बना दूंगा जिससे आप आसानी से उसे समझ सकेंगे। क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो बस आपको करना क्या है कि वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट में बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से आपके लिए वीडियो बना सकें। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका यही जो है काम हमको ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, हमारी टीम को प्रोटेक्ट करता है कि हम और अच्छे से इस लॉकडाउन में भी आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तैयार करके दे पाए। थैंक यू सो मच।